Hello students, welcome you all again on my YouTube channel Advanced Learning Center. My name is Meenakshi. Today we will discuss types of deposits, meaning of bank, loans and advances. So guys, start करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। फर्स्ट स्लाइड में पहले आपको पता लग ही रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ बैंक। A bank is financial institution which performs the deposit and lending function. बैंक जो है हमेशा क्या करता है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, लैंडिंग यानी कि लोन्स प्रोवाइड करता है टू द नीडी पीपल। अब बैंक जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो अलाउ करते हैं पर्सन को जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो अपना पैसा बैंक में जमा कराए यानी कि डिपॉजिट करवाए और इंटरेस्ट अर्न करे। और सिमिलरली जिनके पास पैसा नहीं है उनको कहा जाता है कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप बैंक से एज ए लोन आप अमाउंट ले सकते हैं। तो बैंक जो है एक्ट करता है एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन द सेवर एंड द बोरोअर। अब देखो बैंक क्या करता है, जो लोग पैसा डिपॉजिट करवाते हैं उनको इंटरेस्ट रेट जो है कंपैरेटिवली कम मिलता है लोन पे जितना बैंक रिकवर करता है इंटरेस्ट का अमाउंट उससे। अब देखो कोई ए पर्सन है जिसने डिपॉजिट करवाया अमाउंट और उसको इंटरेस्ट मिल रहा है सपोज 4 to 5, ठीक है, या तो 4% मिल रहा है चाहे 5% भी मिले। और अगर मैं बोलूँ कि उसी ने अगर बी पर्सन आया, कोई बी पर्सन ने क्या किया, लोन लिया बैंक से और उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बैंक 9% और 10%। तो इंटरेस्ट जो इनके बीच का डिफरेंस है जो डिपॉजिटर से रिसीव कर रहा है और जो अपने जो लेंडर है जिसको पैसा दिया गया है, ठीक है, उससे जो इंटरेस्ट रिसीव करेगी उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, बैंक की इनकम। तो गाइस सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि जो बैंक है यूजुअली टेक्स अ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एट अ मच लोअर रेट कॉल्ड डिपॉजिट रेट। तो जो डिपॉजिटर से जो पैसा करवाते हैं जमा बैंक में तो उनको जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो लो है। एंड लेंड द मनी टू द बोरोअर, और अगर वो पैसा आगे एज ए लोन लोगों को देता है तो वो क्या करता है, उनसे इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करता है। तो डिफरेंस बिटवीन द डिपॉजिट एंड लेंडिंग रेट इज़ कॉल्ड बैंक्स इनकम। तो गाइस मीनिंग भी अच्छे से समझ आ गया, इनकी इनकम कैसे होती है बैंक की वो भी आपको अच्छे से पता लग गया। इसके अलावा बैंक और भी अदर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। पहले ये तो थे एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स और लैंडिंग परफॉर्म करता है लोन का, ठीक है। तो ये तो थे प्राइमरी फंक्शंस बैंक के। इसके अलावा अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करता है बैंक, जैसे कि लोकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एटीएम फैसिलिटी प्रोवाइड करना, क्रेडिट कार्ड इशू करता है बैंक। तो अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है बैंक। सो मैंने आपको लास्ट में एक एमसीक्यू भी कराया था कि बैंक जो है वो किस सेक्टर के अंडर आता है, सर्विस सेक्टर के अंडर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नंबर 2। अब देखो अब थोड़ा डिस्कस करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आरबीआई के चैप्टर में, लेकिन जो इसकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले कह रहा है कि हु रिकमेंडेड आरबीआई। मैंने आपको एक फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो आरबीआई है उसका एक्ट कौन सा है, आरबीआई एक्ट 1934, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, 1 अप्रैल 1935। ये जो रिकमेंड की थी ये की थी हिल्टन यंग कमीशन ने। अब इसके बारे में एक चीज़ बताती हूँ कि एक बुक लिखी गई थी, हमेशा हर कोई चाहता था कि जो बैंक है उसमें ज़्यादातर लोग जो वो इंडियंस हो, ठीक है। तो इसके ऊपर BR अम्बेडकर जी ने एक बुक लिखी थी द ग्रेट इंडियन। तो उसको क्या किया था, जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, उस बुक को यूज़ करके उन्होंने ये एक हिल्टन यंग कमीशन जो थी इसके ऊपर उन्होंने इनमें जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने रिकमेंड किया कि हाँ भाई हमें एक आरबीआई बैंक चाहिए, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया चाहिए, जिसमें कि उनकी वो अपनी पैसा जो है वो कम से कम इनकम जो है वो जनरेट कर सके जो ब्रिटिशर्स हैं। तो इसीलिए अगर पूछा जाए कि हु रिकमेंडेड आरबीआई तो इसका आंसर है हिल्टन यंग कमीशन, रॉयल कमीशन फॉर करेंसी एंड फाइनेंस। उसके बाद
ये जो कमीशन थी ये रिकमेंड कर रही है, सेंट्रल बैंक इसको रिकमेंड किया था, जो कि इस्टेब्लिश किया था, मैंने वही सेम आपको बताया कि आरबीआई एक्ट 1934 है, और जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और पहले इसका जब इसको किया गया था शुरुआत में, तो इसका जो हेड क्वार्टर था वो था कैलकटा में। उसके बाद 1937 में इसकी जो हेड क्वार्टर है इसका, वो कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, मुंबई में। अब इसकी बात करते हैं गवर्नर की। जो फर्स्ट गवर्नर था वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है, ये ब्रिटिशर थे। अगर पूछा जाए फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो वो थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो थे वो यंगेस्ट आरबीआई गवर्नर है, तो ही इज़ द फर्स्ट आरबीआई गवर्नर, जो कि पहले ऐसे गवर्नर थे जो कि फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ इसके साथ ही, कि जो मनमोहन सिंह जी हैं, ठीक है, वो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे 2 टाइम्स, ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, और प्राइम मिनिस्टर भी थे 2 बार। उसके बाद now move to the next point, next slide. RBI has been nationalized and became a central bank in 1949. अब देखो nationalized का क्या मतलब है। nationalized का मतलब है कि पहले जब RBI जब फॉर्म किया गया था तब ये किसके अंडर था, ब्रिटिशर्स के अंडर था, ठीक है। तो ये क्या थी, गवर्नमेंट एंटिटी नहीं थी, जबकि ये किसके अंडर थी, ब्रिटिशर्स के अंडर, यानी कि ये प्राइवेट एंटिटी थी तब। जब 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया, मतलब कि सारी की सारी जो पावर थी वो गवर्नमेंट के अंडर आ गई, उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनलाइज्ड, ठीक है। तो आरबीआई हैज़ बीन नेशनलाइज, वो कब हुआ था नेशनलाइज, कब सेंट्रल बैंक एज ए कंसिडर किया गया था, 1949 में। तो आरबीआई जो है वो फंक्शन करेगा 2 एक्ट्स के बेसिस पे। फर्स्ट तो उसका अपना एक्ट था, जैसे आरबीआई एक्ट 1934, उसके अलावा कुछ गाइडलाइंस और कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है आरबीआई फॉलो करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसका पहले जो नाम था वो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 था, और इसको दोबारा से रीनेम किया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और किस ईयर में किया गया था, 1966 में। आई होप कि आपको आरबीआई की जो मैंने ब्रीफ इन्फॉर्मेशन बताई है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आरबीआई के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। अब मैंने पहले बताया आपको कि बैंक के 2 प्राइमरी फंक्शंस हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और लोन्स प्रोवाइड करना। सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिपॉजिट्स के बारे में। अब देखो डिपॉजिट्स जो है, कई लोग उसको क्या समझते हैं कि 4 डिपॉजिट्स हैं, इसकी 4 टाइप्स हैं। इसकी 4 टाइप्स नहीं है, इसकी 2 टाइप्स है, 2 टाइप्स है इसकी जो डिपॉजिट्स है। एक है डिमांड डिपॉजिट, एक है टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट इज़ मनी दैट यू डिपॉजिट इनटू बैंक, वो पैसा जो कि बैंक में डिपॉजिट किया जाता है। डिमांड डिपॉजिट अकाउंट फ्रॉम विच यू कैन विदड्रॉ। अब इस पर क्या है, जब भी पर्सन जिसने डिपॉजिट कराया है पैसा, यानी कि डिपॉजिटर, वो कभी भी पैसा विदड्रॉ कर सकता है, कभी भी डिमांड कर सकता है पैसा बैंक से विदाउट गिविंग एनी नोटिस इन एडवांस, ठीक है। अब देखो इसमें 2 टाइप्स के अकाउंट्स आते हैं हमेशा, इसके 2 अकाउंट्स है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। इसको क्या बोलते हैं, कासा, ठीक है। तो यानी कि करंट अकाउंट सीए और एसए का मतलब क्या है, सेविंग अकाउंट, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद जो करंट अकाउंट है बेसिकली ये बिजनेसमैन ओपन करते हैं, ठीक है। अ करंट अकाउंट फंक्शंस इन अ मैनर वेयर द बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू पे मनी ऑन डिपॉजिटर्स डिमांड। द करंट अकाउंट बियर्स नो इंटरेस्ट। बस करंट अकाउंट में क्या होता है कि बेसिकली बिजनेसमैन ओपन कराते हैं, और करंट अकाउंट में क्या होता है कि कोई भी इंटरेस्ट जो है वो बैंक जो है वो नहीं पे करता बिजनेसमैन को। क्यों, क्योंकि जो बिजनेसमैन है उसकी रोज़ की डेली की न्यूमरस ट्रांजेक्शन्स वो परफॉर्म करता है, तो वो बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड जो है वो बहुत इंक्रीज़ करता है करंट अकाउंट। इसी वजह से वो बैंक जो है वो करंट अकाउंट होल्डर्स को एज ए इंटरेस्ट इनकम नहीं देता, बल्कि बैंक क्या करता है,
उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, क्योंकि वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को हैंडल कर रहा है बैंक, ठीक है। तो बैंक जो है वो इंटरेस्ट नहीं पे करता डिपॉजिटर को, बल्कि डिपॉजिटर करंट अकाउंट पे जो इंटरेस्ट है वो पे करता है एज अ चार्ज टू द बैंक। सो करंट अकाउंट जो फैसिलिटी बिजनेसमैन को प्रोवाइड की जाती है, तो इसीलिए ये क्या है, ऑपरेशनल चार्ज। तो इसीलिए इसमें जो ट्रांजैक्शन है उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, जब चाहे बैंक जो है, डिपॉजिटर जो है बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, तो वो न्यूमरस ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकता है। देयर इज़ अ नो टाइम बाउंडेशन, ठीक है। तो उसके बाद जो सेकेंड डिमांड डिपॉजिट, दैट इज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि जो डिमांड डिपॉजिट है उसमें क्या आता है, कासा। तो एक तो आ गया सीए करंट अकाउंट, दूसरा एसए। तो सेविंग अकाउंट में क्या है कि अकाउंट ओपन बाय इंडिविजुअल अकाउंट, कोई भी ऐसा बंदा जो है वो पैसा सेव करना चाहता है, कोई भी पर्सन, तो वो सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकता है। कोई ऐसी इसकी स्पेशल कोई कंडीशंस नहीं है कि कौन कौन कराएगा। जो भी पर्सन है वो अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है अपनी विल के अकॉर्डिंगली। अब देखो सेकेंड पॉइंट कहता है कि इस बैंक का जो सेविंग अकाउंट जो ओपन करवाते हैं इस पर कम से कम इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वह किस में मिलता है, सेविंग अकाउंट में। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था एमसीक्यू में कि आरबीआई जो है वो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करता है 3.5%। इतना तो हर एक बैंक ने पे करना ही है अपने डिपॉजिटर को, ठीक है। इसके अलावा बैंक अपनी मर्जी से 4%, 6%, 5% कुछ भी वो पे कर सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द बैंक इटसेल्फ। अब देखो उसके बाद कहते हैं कि नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अमाउंट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं इसमें भी। अमाउंट वो जितनी मर्जी विड्रॉ कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, कितनी भी टाइम वो पैसा ड्रॉ कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, इसमें भी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। इसमें सेविंग अकाउंट में बैंक जो अकाउंट होल्डर है बैंक में, वो उसको कम से कम यानी कि मेंटेन करना पड़ता है मिनिमम बैलेंस। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि अमाउंट डिपॉजिटेड इज़ रीपेबल ऑन डिमांड। वही सेम, जब भी पैसा किसी डिपॉजिटर को चाहिए वो जब मर्जी अपना पैसा जो है विड्रॉ करवा सकता है। तो सेविंग अकाउंट, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था वो है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है सेविंग अकाउंट का। दूसरा पॉइंट, इसको मेंटेन करना पड़ता है मिनिमम बैलेंस, और जो इसमें मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सेविंग अकाउंट में मिलता है डिपॉजिटर्स को, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, टर्म डिपॉजिट्स। सेकंड टाइप जो है डिपॉजिट की वो क्या है, टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट इज अ कैश इन्वेस्टमेंट हेल्ड एट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। योर मनी इज इन्वेस्टेड फॉर एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम और टर्म। इसमें क्या है कि पैसा जो है वो बैंक में जो है वो जमा करवाया जाता है, डिपॉजिट करवाया जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। इसका कोई टर्म होता है जो फिक्स्ड होता है, उस उतने टाइम पीरियड के लिए उसको बैंक में पैसा रखना पड़ता है। इसमें जो टेन्योर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहला जो टर्म डिपॉजिट आता है दैट इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अब देखो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में क्या कह रहा है कि सम बैंक कस्टमर्स मे लाइक टू पुट अवे मनी फॉर अ लॉन्गर टाइम। अब कुछ पर्सन ऐसे जिनके पास पैसा काफ़ी पड़ा हुआ है, अब कोई यूज़ नहीं है उस पैसे का, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको एफडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैसा डिपॉजिट करवा सकते हैं एज अ एफडी। अब एफडी जो है वो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए जमा करवाते हैं लोग। सच डिपॉजिट ऑफर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो एफडी है वो बाकी सारे सेविंग अकाउंट चाहे रेकरिंग है उनमें से सबसे ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। इफ़ मनी इज़ डिपॉजिटेड इन अ सेविंग बैंक अकाउंट तो वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है। अगर फिक्स्ड अमाउंट में फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, चाहे कि टाइम पीरियड ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के बाद आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, अदरवाइज जो बैंक है वो आपके ऊपर पेनल्टी डालेगा, ठीक है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टेन्योर पूछ लेते हैं कि जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो कितना है, 7 डेज़, और जो मैक्सिमम है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में डैट इज़ 10 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखो, कहता हाउएवर ऑन रिक्वेस्ट
द डिपॉजिटर कैन इन कैश द अमाउंट बिफोर इट्स मेच्योरिटी। वही मैंने कहा कि बैंक अगर किसी को पैसे की बहुत ज़रूरत है तो वो पैसा वो निकलवा तो सकता है बैंक से ऑन रिक्वेस्ट बेसिस पे, लेकिन उसको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, उसको पेनल्टी पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द पीरियड द डिपॉजिट में बी विड्रॉ और रिन्यूड फॉर फर्दर पीरियड। अब डिपेंड करता है डिपॉजिटर के ऊपर, वो पैसा जो है अगर जैसे मेच्योरिटी पीरियड ख़त्म हो गया, ठीक है, पैसा उसको मिलना था, उसकी मर्ज़ी है कि वो पैसा जो है वो फर्दर रिन्यू करवाता है या वो पॉलिसी विड्रॉ कर लेता है, यानी कि पैसा सारा का सारा निकलवा लेगा। बैंक्स ऑल्सो ग्रांट लोन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द फिक्स डिपॉजिट। अब देखो, अब पता है कि बंदा 10 साल तक पैसा हमारे बैंक में रख के गया था, ठीक है, तो बहुत अच्छा कस्टमर हो जाता है बैंक का, तो वो उसके बेसिस पे जो है वो बैंक जो है अपने कस्टमर को लोन भी प्रोवाइड कर सकता है। एक तरह का वो एज ए सिक्योरिटी उसको पूरी उस बंदे के बारे में श्योरिटी रहती है। उस केस में क्या होता है कि चाहे वो मॉर्टगेज रख भी देता है नहीं भी रखता, उस केस में उसके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है बैंक का, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि इसकी फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो मेरे पास अभी पड़ी हुई है, तो इसके बेसिस पे मैं इसको इतनी अमाउंट तक का लोन जो है मैं इसको प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। अब देखो सेकेंड जो इसमें है टर्म डिपॉजिट में, डैट इज़ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। जो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है वो बेसिकली सैलरीड पर्सनस के लिए अकाउंट है, ठीक है। A recurring deposit account is a special kind of term deposit offered by banks which help people रेगुलर इनकम टू डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ। अब एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो बैंक में पे करनी पड़ती है डिपॉजिटर को, ठीक है, हर मंथ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेविंग अकाउंट से तो ज़्यादा होता है, लेकिन जो फिक्स्ड अकाउंट है उससे कम है, यानी कि जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज़ मोर देन द सेविंग अकाउंट बट लेसर देन द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो गाइज इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वही टेन्योर जो लास्ट में था कि फिक्स डिपॉजिट में मिनिमम टाइम था 7 डेज़ और मैक्सिमम था 10 ईयर्स। इसमें जो मिनिमम टाइम है रेकरिंग में डैट इज़ 6 मंथ्स, यानी कि 6 मंथ तक बैंक के अंदर पैसा रहेगा ही रहेगा, आप सारा का सारा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। उसके बाद मैक्सिमम जो है वो आप 10 ईयर्स तक या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए भी पैसा जो है वो रख सकते हैं। तो ये तो था आपके डिपॉजिट्स। तो आई होप गाइस कि आपको डिपॉजिट जो है बैंक का मीनिंग जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो गाइस इफ़ इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एडवांस लर्निंग सेंटर एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर माई फर्दर वीडियोज़। सो गाइस हैव अ ग्रेट डे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है मेरी वीडियो में, आपको कोई ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं होता, आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से वो एक्सप्लेन कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच माय स्टूडेंट्स।